Hello everyone. Today we will be discussing about three major articles. My name is Vivek Sharma and the first article is related to geography. We will be talking about Ganga river because अभी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली गंगा आपकी सूख रही है. देन इन्वायरमेंट में सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक पोटेंशियल है आपके डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, तो वी गोना टॉक अबाउट दिस. देन वी गोना टॉक अबाउट अ मेडिसिन दैट कैन प्रिवेंट मलेरिया. सो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स के बारे में हम समझते हैं. देखो, पिछले 1300 सालों के अंदर गंगा इतनी तेजी से सूख नहीं रही थी जितना अभी पिछले 20 सालों में हो रहा है. अब इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं. उन रीजंस को समझेंगे. सबसे पहले इस स्टडी के बारे में जानते हैं. देखिए, आईआईटी गांधीनगर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, इन दोनों ने गैंगटिक प्लेन की ऊपर रिसर्च की. अब गंगा रिवर के बारे में इन्होंने ये बताया कि भैया ये बहुत तेजी से सूख रही है एंड लास्ट 1300 सालों में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला. इन्होंने मल्टीपल रीजंस इसके पीछे दिए, जैसे मॉनसून कमज़ोर होना, फ्रिक्वेंटली आपका ड्रॉट आना इंडिया के अंदर, रैपिड इंडियन ओशन वार्मिंग, ओशन गर्म होने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एंड ह्यूमन इंटरवेंशन. जैसा कि आपको पता होगा, मोर देन 80% हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. मोर ओवर, जो आपके वेटलैंड्स हुआ करते थे हमने उनको भी चेंज कर दिया, तो लैंड यूज पैटर्न में चेंज आना, एंड एरोसोल पोल्यूशन यानी हवा में पर्टिकुलेट मैटर का होना, ये भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. तो कहते हैं कि भाई देखो, ये बहुत बड़ी समस्या है बिकॉज ऑलमोस्ट 600+ मिलियन जो लोग हैं, मतलब 600 मिलियन से ज़्यादा लोग इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, एंड 40% हमारी जीडीपी इसके ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब अगर आप इंडो गैंगटिक प्लेन की बात करें तो दुनिया का सबसे पॉपुलस, आप ये कह सकते हो, रिवर बेसिन में से एक है जहाँ पर ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड कल्चर को भी. कल्चर में जैसे हिंदुज़म के कई इंपॉर्टेंट, आप ये कह सकते हो कि टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड है. तो लाइक हिंदुज़म में अगर आप देखेंगे तो आत्मा की शांति के लिए पूजा वगैरह वहाँ पर की जाती है, घाट है काफ़ी सारे. देन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि गंगा रिवर ने रेजिलियंस शो की थी जो 14वीं और 16वीं सदी में आपके बहुत सारे ड्रॉट्स आए थे उस समय भी. बट अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे आपके एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है. तो कहते कि ये जो चीज़ है हमने पता कैसे लगाई, तो कहते ट्री रिंग के डाटा से हमने पेड़ को काट के उसके रिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं. अगर पानी अच्छा खासा होगा तो रिंग्स के बीच में गैप होगा. अगर वो श्रिंक कर रही है तो डेफिनेटली पानी, यानी वहाँ पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है. देन हाइड्रोलॉजिकल मॉडल के अकॉर्डिंगली भी हमने देखा, एंड हिस्टोरिकल ड्रॉट फमाइन के डाटा को भी हमने यहाँ पे खंगालने की कोशिश की है. तो कहते हैं मोस्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 76% ज़्यादा इंटेंस है जो 16वीं सदी में आपने ड्रॉट्स देखे थे उससे, एंड पिछले 20-30 सालों में ऑलमोस्ट 4 से 7 ईयर आपके ड्रॉट के रहे हैं, और ये पिछली सदियों से काफ़ी ज़्यादा बड़े रहे हैं. तो कहते हैं कि मॉनसून का वीक होना, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना, लैंड यूज पैटर्न चेंज होना, एंड इवन आपका जो लाइक क्लाइमेट मॉडल है वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं इस लाइक प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा है. तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. तो कहते हैं यहाँ पे आपके यमुना और कावेरी का सीजनल फ्लो भी रिड्यूस हो रहा है, एंड गोदावरी और कृष्णा बेसिन में आपका इंक्रीज हो रहा है ग्राउंड वाटर डिपेंडेंसी, बिकॉज रिचार्ज उतना पूरा नहीं हो पा रहा है इस रिवर का भी. अब वर्ल्ड में अगर बात करें, कोलोराडो रिवर्स जो आपको यूएसए और मेक्सिको में देखने को मिलती है, वहाँ पर भी 20% रिडक्शन देखने को मिला है. मुरी एंड डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की जो रिवर है वहाँ पर भी आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एंड इवन येलो रिवर जो सॉरो ऑफ चाइना के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर भी ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. अब सोल्यूशन ये है इसका कि हम वाटर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करें, जैसे ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज करना है, सरफेस वाटर को कैसे मैनेज करना है, एंड इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करके एफिशिएंसी लेके आए. मोर ओवर, क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, जहाँ पर ह्यूमन एंड नेचर दोनों को हम ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी को रिवाइज करें. एंड इसमें आपकी जो अलग अलग, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं, आप उनको भी इन्वॉल्व करो इसके मैनेजमेंट में.
मोर ओवर जब तक आपके पास एक साइंटिफिक डाटा नहीं होगा तब तक आपकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा कंक्रीट नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग के ऊपर भी फोकस करना होगा, हाई रेजोल्यूशन का एक क्लाइमेट मॉडल डेवलप करना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी आए कहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्व करने के लिए वर्क करें यहाँ पे। देन इकोसिस्टम को रिस्टोर करो, बिकॉज जितना ज़्यादा आप पानी और वेटलैंड्स को ट्रीज और वेटलैंड को प्रमोट करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा और साथ के साथ पोल्यूशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की। देखिए, अभी हाल फिलहाल में हमने जो राजस्थान वाला पार्ट है वहाँ पर कुछ स्टडी कंडक्ट की। ये स्टडी कंडक्ट करी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने, जहाँ पर वीट को उगाया गया डेजर्ट एरिया में, खासकर अजमेर के बंसाली वाले विलेज वाले पार्ट में। तो कहते हैं यहाँ पर सॉलिफिकेशन की हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है एंड इसमें हमने बायो फॉर्मुलेशन को यूज़ किया है। तो कहते हैं देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया में एक बड़ा चंक ऑफ लैंड आपका एरिड एरिया में आता है, तो इस बायो फॉर्मुलेशन में हमने सॉइल के स्ट्रक्चर को यहाँ पर यूज़ किया है, बट इसमें नेचुरल पॉलीमर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर क्रॉस लिंक्ड सैंड पार्टिकल्स को यूज़ किया अलग अलग जगह के। देन वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी के ऊपर हमने फोकस किया एंड यहाँ पे सॉइल के अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रमोट किया। तो कहते हैं इससे जो आपकी स्टलाइल सॉइल है, मतलब जो बंजर जमीन है, वहां पर भी हम एग्रीकल्चर आने वाले समय में कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वाटर कंजर्वेशन के हेल्प मिलेगा, 30 to 40% कम पानी लगेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कहते देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अमूमन 5 से 6 बारी आपको कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर वाटर देने की जरूरत पड़ती है और इसमें आपको 3 बारी देने की जरूरत है। तो वाटर रिटेंशन इसका काफ़ी अच्छा है, क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं क्रॉप स्ट्रेस रेजिस्टेंस बनेगा आपका। अब पानी कम लग रहा है तो डेफिनेटली अगर बारिशें कम है तो भी आप इसको उगा पाएंगे, तो वो रहेगी। लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी को भी आप यहाँ पे प्रमोट कर पाओगे, बिकॉज 40% से ज़्यादा भारतीय आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप उस पूरी पॉपुलेशन को यहाँ पे सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि अब देखिए यील्ड यहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी खासी आप ये कह सकते हो कि इंक्रीज हो रही है। एंड ये बाजरा, गौर, चिकपी ऐसी क्रॉप्स के ऊपर हम पहले ही रिजल्ट देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट 54% आपकी क्रॉप की यील्ड के अंदर बेटरमेंट देखने को मिली है। अब ये अलाइंड होती है आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन से भी, जिसको 1994 में लेके आए थे, फोर्स में आया था 1996 में। तो यहाँ पे इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड एरिया को बाय 2030 वापस से रिस्टोर करने की बात की है। तो हम इस टारगेट को कहीं ना कहीं अचीव कर पाएंगे। एंड मोर ओवर यहाँ पे जो ये इकलौती लीगली बाइंडिंग आपके एग्रीमेंट है जिस पे फोकस किया गया सस्टेनेबल लैंड यूज पैटर्न को हम मेंटेन करेंगे, तो उस मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मतलब हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट को भी हम फुलफिल कर पाएंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट 30% इंडिया का जो एरिया है वो डिग्रेडेड और डेजर्टिफिकेशन के अंडर आ रहा है, खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एंड झारखंड का। तो डेजर्टिफिकेशन हर साल इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे एरिया में काफ़ी सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट 3.2 बिलियन पॉपुलेशन जो है आपकी वर्ल्ड ओवर जिस इस चीज़ से इम्पेक्ट होते हैं, और इंडिया में भी एक सफिशिएंट लार्ज स्केल पॉपुलेशन इससे इम्पेक्ट होती है। तो कहते हैं कि इसमें हमारे को उसमें बेनिफिट मिलेगा कि उनका लाइवलीहुड एंड उनकी फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं मलेरिया की वैक्सीन की। तो सबसे पहले मलेरिया के बारे में जान लें। ये एक प्लाज्मोडियम के कारण होने वाली बीमारी है जो कि एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा फैलाई जाती है। इसमें आपके कुछ वेरिएंट्स हैं इस पैरासाइट के, दैट इज फेल्सीपेरम, विवीएक्स, मेलेरी एंड नॉल्सी। अब अगर बात की जाए इस डिजीज की, वैसे तो लाइफ थ्रेटनिंग है, बट ये दो जो फेल्सीपेरम है एंड विवीएक्स है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पैरासाइट ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, इन्फेक्ट करता है लीवर को, एंड जिसकी वजह से आपके आरबीसीज के ऊपर इम्पेक्ट आता है एंड पर्सन की डेथ हो जाती है। नॉर्मली सिम्टम क्या रहते हैं, बुखार आना, सर्दी लगना, पसीना आना, हेडेक होना, उल्टियाँ लगना, खून की कमी होना और चक्कर आना। सीवियर केसेस में मलेरिया मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साथ डेथ करता है। तो ये 87 कंट्रीज़ में एंडेमिक है एंड आपका हाईएस्ट बर्डन अफ्रीका में देखने को मिलता है। एंड इंडिया का टारगेट है कि बाय 2030 हम मलेरिया फ्री इंडिया को लेके आएंगे। ऑलमोस्ट 80% हमारे मलेरिया के केसेस में रिडक्शन आया, बट अभी ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग
आपकी 6 लाख से ज़्यादा बीमारियां आपको डेथ देखने को मिलते हैं मलेरिया के कारण ग्लोबली, एंड इसमें 95% तो सिर्फ अफ्रीका में ही होती है। तो अभी क्या हुआ है, मलेरिया के लिए यहाँ पे आपकी एक ड्रग को लेके आए हैं, दैट इज इवरमैटिन। जो ये ड्रग है ये बेसिकली बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, खासकर आप 5 से 15 साल के बच्चों की बात करें, एंड ये वेक्टर को कंट्रोल करती है जिसकी वजह से काफ़ी इफेक्टिव है। तो कहते हैं इसमें कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, और इसको आप एंटी पैरासाइट ड्रग के तौर पे देख सकते हैं, जो कि लिम्फेटिक पैरालिसिस एंड रिवर ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम के लिए भी शायद कुछ हद तक सक्सेसफुली उनको हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मलेरिया मॉस्किटो के कारण होती है। मॉस्किटो में एक पैरासाइट मिलता है फेल्सीपेरम, उसकी वजह से ज़्यादातर आपको विविएक्स एंड फेल्सीपेरम, इन दोनों की वजह से ज़्यादातर केसेस में आपको डेथ देखने को मिलती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल एक नई डिस्कशन के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।